तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। वाह क्या बात है। राज ओझा जी, अंजन भन शर्मा जी और सुमित जी, बहुत सारे साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, चलिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम लोग सीखेंगे कि आरबीआई जो है पेनल्टी लेती है, ब्रांचेस पे पेनल्टी लेवी करती है, जुर्माना लगाती है। तो कौन कौन से वो सर्विसेज हैं जहाँ कमियाँ मिलती है। अच्छा, कुणाल पांडे जी नमस्कार कह रहे हैं और आज उनका शानदार इंटरव्यू भी गया, ज़बरदस्त गया। आखिरी में हम उनसे बात भी करेंगे। और दानीनाथ जी, बहुत सारे साथियों के इंटरव्यू भी, डेली इंटरव्यू हो रहे हैं। तो तकरीबन 5-6 साथी तो जो है इंटरव्यू के सवाल भी साझा कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस भी साझा कर रहे हैं। तो एक अच्छा संकेत ये है उसमें कि जितने भी साथी जो हमारे से इंटरेक्शन करते हैं या वार्तालाप करके या व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल भेजते हैं, तो पूरा पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब आप जैसा हो उस तरीके से आपको देखा जा रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने सीखा है कि आपके अंदर क्या नॉलेज है उसको लेके जाइए, आप क्या काम किए हो उसको लेके जाइए, पिछले 3 वर्षों में आपके जो आपके अनुभव हैं उनको लेके जाइए और उन्हीं पे ही इंटरव्यू हो रहा है। और जो भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो इंटरव्यू के लिए हैं, उनसे भी हम लोग आखिरी में थोड़ा बहुत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और आज के सेशन जो है हम लोग आरबीआई पेनल्टीज पे बात करेंगे। एकदम सरल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पेनल्टीज जो लेवी की जा सकती हैं और आरबीआई जो है इम्पोज कर सकती हैं। अंडर सेक्शन 35 आपने पढ़ा होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, जिसमें आरबीआई को पावर है कि वो इंस्पेक्शन करते हैं और उसके साथ ही साथ एक कंट्रोलिंग का भी पावर है जिसमें वो पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। तो ऐसे जो कुछ एरिया हैं जहां पर आरबीआई जो है ब्रांचेस के सरप्राइज इंस्पेक्शन, जिनको इनकॉग्निटिव विजिट भी कहते हैं, तो इनकॉग्निटिव विजिट के दौरान अगर कोई विसंगतियां पाई गई, कोई सेवा में कमी पाई गई या कोई उनके नीति नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो पेनल्टी इम्पोज किए जा सकते हैं। और ऐसे जो पेनल्टी इम्पोज करे जाएंगे उनमें कौन कौन से जो पेनल्टीज हैं और किस तरीके से वो करे जाएंगे, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जरा आप सभी का औपचारिक रूप से स्वागत कर रहा हूँ। फटाफट चैट बॉक्स में जरा कंफर्म कर दीजिए। ऑडियो वीडियो पीछे का स्क्रीन आप लोगों का बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। तो फिर हम लोग आज लिए चलते हैं आरबीआई के सफ़र में। आज आपको मैं आरबीआई के पास ले चलता हूँ। और जहाँ तक आरबीआई जो पेनल्टी इम्पोज करती है, पेनल्टी वो इंस्पेक्शन करके अगर उनका समाधान उसी समय कर दिया गया या उनके पास एक पावर रहता है, आप उसको जो है निवेदन करके आप वेब भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले, हाँ जी यशा दास जी, बहुत बढ़िया। आज सभी साथियों के लिए ये सेशन जो है बहुत ही शानदार होगा। तो आप लोगों का सिग्नल मिल गया है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए आरबीआई जो है किस किस चीज़ों पे जो है पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। तो ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ कहाँ पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। आरबीआई कैन इम्पोज लेवी या पेनल्टीज एंड पेनल इंटरेस्ट ऑन करेंसी चेस्ट। तो करेंसी चेस्ट का जो ऑपरेशन है उस पर ज़्यादातर पेनल्टी आते हैं। और हमारे जो साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कम ही लोग करेंसी चेस्ट में काम कर रहे होंगे। तो आप या जो जोनल ऑफिस में काम करते हैं, रीजनल ऑफिस में काम करते हैं, उनको पता होगा करेंसी चेस्ट के जो पेनल्टीज आते हैं, हर महीना उनकी रिपोर्टिंग की जाती है कितना पेनल्टी आरबीआई के द्वारा दिया गया है। फिर अगर दिया गया है तो क्यों दिया गया है, इसलिए उसका जो बहुत ही कड़ाई से उनका अनुपालन किया जाता है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि आरबीआई कैन इम्पोज द पेनल्टी on discrepancies and shortcoming found out during the surprise inspection carried out by our RBI officials। तो जो आरबीआई के ऑफिसर्स हैं
वो क्या करते हैं, वो इंस्पेक्शन करते हैं, और इंस्पेक्शन में अगर कुछ विसंगतियां पाई गई, सेवा में कमी पाई गई, तो वो जो है वो पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। जैसे क्या विसंगतियां हैं, इन करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम, CVPS, करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम, पूरा जो करेंसी चेस्ट है वो मुद्रा का प्रोसेसिंग सेंटर है। प्रोसेसिंग सेंटर है क्योंकि वहां पर करेंसी आती है, फिर उसे सर्कुलेट होती है, तो इसको एक प्रोसेसिंग सिस्टम समझते हैं। तो उसका वेरिफिकेशन और उसका सिस्टम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कैश शॉर्टेज है क्या, किसी प्रकार का शॉर्टेज, काउंटरफिट करेंसी नोट डिटेक्टेड ड्यूरिंग इनवर्ट रेमिटेंस, फेक नोट अगर फाउंड हुआ है इनवर्ट रेमिटेंस में, सॉइल्ड एंड नॉन इश्यूएबल नोट्स रिलेटेड अगर कोई विसंगतियां पाई गई, तो इनमें पेनल्टी के जो है यहाँ पर इम्पोज कर सकती है आरबीआई। तो ये जब इंस्पेक्शन करते हैं करेंसी चेस्ट का, तो सबसे पहले इन लोग चेक करते हैं कि रेमिटेंस किस तरह से किया जा रहा है, इनके करेंसी का वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग सिस्टम, शॉर्टेज, फेक नोट डिटेक्शन किस तरह से है, इनवर्ट रेमिटेंस में आता है क्या, और सॉइल नोट एंड इश्यूएबल नोट, नॉन इश्यूएबल नोट का किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेसिंग की जाती है। साथ ही साथ अगर वो पेनल्टी जो है अगर वेरिफिकेशन में पाया गया तो कितने रुपए की पेनल्टी है ये समझते हैं। अब पहला तरह का जो पेनल्टी है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, देखिए। अगर शॉर्टेज पाया गया, मान लीजिए करेंसी चेस्ट के माध्यम से या रेमिटेंस हुआ नोट, ब्रांचेस से कोई नोट रेमिटेंस हुआ, और वो नोट जो रेमिटेंस हुआ है सॉइल नोट का, क्या, सॉइल नोट का। तो सॉइल नोट के बारे में आप लोग जानते होंगे, चलन में गंदा हो गया या पुराना हो गया, चलन में गंदा हो गया या पुराना हो गया, ऐसे नोटों को सॉइल नोट कहते हैं। तो ऐसे नोटों को आरबीआई के निर्देश हैं क्लीन नोट पॉलिसी के अनुसार कि वो नोटों को करेंसी चेस्ट में जमा करना होता है, उन नोटों को जो है पब्लिक को सर्कुलेट नहीं करना है। तो ये सॉइल नोट की बात हो गई। तो पहली तरह की पेनल्टी जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर अगर सॉइल नोट रेमिटेंस हुआ, सॉइल नोट ब्रांच से करेंसी चेस्ट रेमिटेंस हुआ, या करेंसी चेस्ट के बैलेंस में सॉइल नोट में शॉर्टेज पाया गया, क्या पाया गया, शॉर्टेज पाया गया, कमी पाया गया, सॉइल नोट का जो है उसमें शॉर्टेज पाया गया, तो उसमें क्या पेनल्टी है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर डिनोमिनेशन 50 से कम है, अगर डिनोमिनेशन 50 से कम है, 50 रुपए से कम है, मतलब 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपये है, 5 रुपया, ये सब है, तो 50 से कम के डिनोमिनेशन में अगर सॉइल नोट रेमिटेंस में अगर नोट कम पाया गया, शॉर्टेज पाया गया, तो ₹50 पर पीसेस पेनल्टी है। ठीक है रमेश जी, राज ओझा साहब, ठीक है। मतलब अगर 20 रुपया की गड्डी है, 20 रुपए का पैकेट है, और उसमें एक 20 रुपए का नोट कम पाया गया, तो जुर्माना कितना लगेगा, 50 रुपए का जुर्माना, जुर्माना 50 रुपए का लगेगा। साथ ही साथ जो 20 रुपए कम है उसको तो भी तुरंत भरना है, ठीक है, उसको भी तुरंत भरना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर शॉर्टेज ऑन सॉइल नोट आया, तो आप लोग लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, शॉर्टेज ऑन सॉइल नोट आया तो पेनल्टी है 50 रुपए पर पीस, डिनोमिनेशन अप टू ₹50, 50 रुपए से नीचे के नोट में अगर शॉर्टेज हुआ तो 50 रुपीज की पेनल्टी है, इन एडिशन टू द लॉस। अगर मान लीजिए 2 नोट कम है तो 2 नोट भरे जाएंगे, मान लीजिए 10 की एक गड्डी है और 2 नोट कम है, तो 10 रुपए तो तुरंत भरे जाएंगे, साथ ही साथ 100 रुपए पेनल्टी इम्पोज कर सकती है आरबीआई। तो ये आपको याद रखना है, 50 रुपये पर पीस एडिशन टू द लॉस। अगर वही नोट डिनोमिनेशन जो है 100 एंड एबव है, अगर 100 एंड एबव है, तो यहाँ पर आरबीआई जो जो पेनल्टी ले सकती है इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन। सपोज 100 रुपए का जो नोट है गया है, सॉइल नोट, और उसमें शॉर्टेज पाया गया एक 100 रुपए का, तो 100 रुपये तो भरना ही भरना पड़ेगा तुरंत, साथ ही साथ जितने रुपए का नोट है उतना पेनल्टी कर सकती है। 100 रुपए का एक नोट है तो 100 रुपये पेनल्टी। तो कहने का तात्पर्य है जितना जो नोट कम होगा, शॉर्टेज होगा, उससे दुगुना जो है आपको पेनल्टी भरना है। एक तो आपका जो लॉस हुआ है वो भरना है, प्लस उस नोट के बराबर जो है पेनल्टी भरना है। और यहाँ पर जो पेनल्टी होती है वो बैंक नहीं भरती है,
जो पेनल्टी है जो ईयरिंग ऑफिसर या ईयरिंग डीलिंग जो स्टाफ है उसके द्वारा भरा जाता है। सपोज मान लीजिए आपका हेड कैशियर के द्वारा गलती की तो हेड कैशियर भरेगा, ऑफिसर के द्वारा गलती की तो ऑफिसर भरेगा। तो यहाँ पर पेनल्टीज जो है बैंक जो है ईयरिंग ऑफिसर से रिकवरी करती है। और ये जो पेनल्टीज हैं वो इमीडिएट भरे जाते हैं, वो क्या है इमीडिएट रिकवरी की जाती हैं। तो इसीलिए वो भर देते हैं और आपको देखिएगा ब्रांच को C2C से मांगा जाता है, फिर आपका अकाउंट डेबिट होके जो है वो वसूली किए जाते हैं। तो पहला पेनल्टीज जो है हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इस पेनल्टी के तहत अगर सॉइल नोट का रेमिटेंस होता है करेंसी चेस्ट में और RBI इंस्पेक्शन करती है और किसी सॉइल नोट के पैकेट में कोई शॉर्टेज होता है, तो अगर 50 रुपए से कम के डिनोमिनेशन के नोट हैं तो जितना शॉर्टेज हुआ है 50 रुपए पर पीस के हिसाब से पेनल्टी, इन एडिशन टू द लॉस। अगर लॉस जितना हुआ उतना तो भरना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 50 रुपए की पेनल्टी 50 रुपए के डिनोमिनेशन तक। लेकिन अगर नोट 100 रुपए से 100 रुपए और 100 रुपए से ज्यादा हैं तो जितना लॉस है वो तो तुरंत भरना पड़ेगा, साथ ही साथ जितने का नोट है उसके बराबर के अमाउंट का पेनल्टी। सपोज 500 रुपए की गड्डी है सॉइल नोट, एक 500 रुपए का कम हुआ तो 500 रुपए तो इमीडिएट भरना पड़ेगा, साथ ही साथ 500 रुपए जो है आपको पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर काउंटरफिट नोट्स डिटेक्टेड जो 100% जो वैल्यू होती है नोशनल वैल्यू का सॉइल नोट रेमिटेंस में, वो जो है रिकवरी जो है तुरंत की जाती है। यही यही चीज़ है जो मैंने पहले बता दिया कि अगर जो पेनल्टी है 100 रुपए से ज़्यादा के हैं और एक नोट मान लीजिए 2000 रुपए का एक नोट कम पाया गया सॉइल नोट में, तो यहाँ पर पूरे जो है 2000 रुपए का तो लॉस भरा जाएगा, साथ ही साथ इसके बराबर के बराबर पेनल्टी होगा। अब ये जो स्क्रीन आपके पास है ये काउंटरफिट नोट के बारे में है। अगर रेमिटेंस के लिए आप करेंसी चेस्ट गए हैं और करेंसी चेस्ट के रेमिटेंस में सॉइल नोट की गड्डी में अगर एक फेक काउंटरफिट नोट डिटेक्ट होता है, काउंटरफिट नकली नोट पाया जाता है, अगर करेंसी चेस्ट का इंस्पेक्शन होता है वहां पर सॉइल नोट की चेकिंग होती है, सॉइल नोट के गड्डी में अगर एक आपका फेक नोट पाया जाता है, काउंटरफिट नोट पाया जाता है, तो वहां पर पेनल्टी जो है वो 100% ऑफ नोशनल वैल्यू ऑफ काउंटरफिट नोट्स। तो जितना काउंटरफिट नोट्स हैं उसका 100% सब्जेक्ट टू द रिकवरी ऑफ लॉस। जितने कम है वो तो रिकवरी करना ही करना है, उसके बाद जो है पेनल्टी 100%। मतलब 100 रुपए के डिनोमिनेशन में अगर शॉर्टेज है तो सेम रूल है, और अगर काउंटरफिट नोट भी में है तो सेम रूल है। तो द काउंटरफिट नोट detected in soil note remittance, then penalty will be at the 100% of the notional value of counterfeit notes, in addition to the recovery of loss to the extent of the value of such note। तो जितना रुपए का काउंटरफिट नोट मिला उतने रुपए का तुरंत भरना है, साथ ही साथ उतने रुपए के बराबर पेनल्टी ली जाएगी। चलिए अब अगला बात करते हैं म्यूटिलेटेड नोट। अभी जो इसके पहले बात किए हैं वो है सॉइल नोट। तो अगर सॉइल नोट में अगर शॉर्टेज पड़ा तो हमने क्या पढ़ा, इसके पहले के जो 2 टॉपिक हमने पढ़े, सॉइल नोट के केस में अगर 50 रुपए से कम के डिनोमिनेशन के नोट में शॉर्टेज पाया तो पर पीस 50 रुपये इन एडिशन टू द लॉस। अगर 100 से ज़्यादा हैं तो 100% लॉस को तो भरना ही भरना है, साथ ही साथ जितने डिनोमिनेशन का है उसके बराबर के बराबर पेनल्टी ली जा सकती है। अगर सॉइल नोट के रेमिटेंस में एक फेक नोट पाया जाता है तो जितना लॉस है भरा जाएगा, साथ ही साथ जिस नोट की बराबर फेक नोट पाया गया उतने बराबर पेनल्टी। अब आते हैं अगर सॉइल नोट के गड्डी में म्यूटिलेटेड नोट पाया गया, सॉइल नोट के पैकेट में म्यूटिलेटेड नोट पाया गया तो क्या पेनल्टी है। सोचिए, देखिए क्लीन नोट पॉलिसी। चलिए क्या कुणाल जी लिखते हैं, बीच में कॉल आ गया, कोई बात नहीं आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, म्यूटिलेटेड नोट डिटेक्टेड इन सॉइल नोट रेमिटेंस। अब क्या है कि अगर सॉइल नोट रेमिटेंस किए हैं और उसमें कोई म्यूटिलेटेड नोट आ गया। म्यूटिलेटेड नोट क्या है, ऐसे नोट जो 2 या 2 से अधिक भागों में टूटे हुए हैं उनको म्यूटिलेटेड बोलते हैं। तो म्यूटिलेटेड नोट पाए गए सॉइल नोट में, तो सॉइल नोट में क्या होता है, कोई भी हिस्सा उसका नुकसान नहीं हुआ रहता है, लॉस नहीं हुआ रहता है। और म्यूटिलेटेड नोट में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक हिस्सों में अगर
वो कटा फटा है तो उसको बोलते हैं म्यूटिलेटेड नोट। तो म्यूटिलेटेड नोट पाया गया सॉइल नोट के पैकेट में। अगर करेंसी चेस्ट में एक सॉइल नोट का पैकेट है और उस पैकेट के अंदर म्यूटिलेटेड नोट पाए गए हैं तो पेनल्टी क्या है, देखिए ₹50 पर पीसेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिनोमिनेशन। मतलब मान लीजिए अगर कोई सॉइल नोट है उसके अंदर म्यूटिलेटेड नोट पाया गया तो ₹50 पेनल्टी, चाहे वो किसी भी प्रकार का नोट हो, 100 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 500 का हो, पेनल्टी है ₹50 पर पीसेस। ठीक है साहब। म्यूटिलेटेड नोट डिटेक्टेड इन सॉइल नोट रेमिटेंस। अगर कोई म्यूटिलेटेड नोट पाया गया सॉइल नोट रेमिटेंस में तो ₹50 पर पीस पेनल्टी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिनोमिनेशन। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नॉन कंप्लायंस विथ ऑपरेशनल गाइडलाइंस बाय करेंसी चेस्ट डिटेक्टेड बाय आरबीआई ऑफिसर्स। अगर आरबीआई के इनकॉग्निशो विजिट में अगर ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती है जिसमें आरबीआई द्वारा दिए गए ऑपरेशनल गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, अनुपालन नहीं हो रहा है, तो क्या पेनल्टी होगी। अब कैसे कैसे अनुपालन है देखिए। अगर नॉन कंप्लायंस होता है ऑपरेशनल गाइडलाइन का, क्योंकि आरबीआई ने हर चीज को ऑपरेट करने के लिए गाइडलाइन दिया गया है, तो यहाँ पर करेंसी चेस्ट का अगर विजिट होता है तो करेंसी चेस्ट में अगर कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं, जैसे कि नॉन फंक्शनिंग ऑफ सीसीटीवी, अगर सीसीटीवी फंक्शन नहीं कर रहा है, अगर ब्रांच का इंस्पेक्शन करते हैं, ये स्ट्रांग रूम का इंस्पेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें रखी गई हैं उनके लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन है कि नहीं, उस गाइडलाइन के तहत रखे गए हैं कि नहीं। तो ब्रांच कैश डॉक्यूमेंट्स केप्ट इन स्ट्रांग रूम। अब सोचिए, इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि ये हमारे सुमित भैया हैं, है ना। तो ये ब्रांच के कैश को साधारण अलमारी में रख देंगे और आरबीआई इंस्पेक्शन में वो पाए गए, तो ये हो गया ना, विसंगति हो गया। कहाँ रखना चाहिए, सेफ कस्टडी में रखना चाहिए। अब तीसरा है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एनएसएम फॉर सॉर्टिंग ऑफ नोट्स। तो जो नोट सॉर्टिंग मशीन्स हैं, नोट सॉर्टिंग मशीन्स का अगर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये भी ऑपरेशनल गाइडलाइंस में जो है उनका नॉन कंप्लायंस होगा। क्योंकि आरबीआई जो है वो नॉन इश्यूएबल नोट्स हैं, सॉइल नोट्स हैं, म्यूटिलेटेड नोट्स हैं, मिसमैच नोट्स हैं, इनको जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए बोलती है। तो नोट सॉर्टिंग मशीन से वो सॉर्ट आउट होते हैं और जो इश्यूएबल नोट ही पब्लिक को इशू किए जाते हैं, और जो नॉन इश्यूएबल नोट हैं, वो सॉइल नोट है, म्यूटिलेटेड नोट हैं, वो आरबीआई के पास जमा करने होते हैं। तो ये ऑपरेशनल गाइडलाइन का अगर अनुपालन अगर बैंक नहीं करती है तो क्या पेनल्टीज है, ये आइए देखते हैं। तो अगर इस तरह के नॉन कंप्लायंस होते हैं, जैसे ही करेंसी चेस्ट की बारी आती है तो ये नए नए नोट नजर आते हैं, है ना सुमित जी, है ना। तो जैसे देखो हमारे राज ओझा जी है ना, हाँ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं सर, एकदम सैलरी मिलता है ना तो हम लोग ऐसे ही करेंसी चेस्ट को भेज देते हैं। तो जैसे सैलरी मिलता है ना तो इधर एक एक गड्डी सबका लो, घर में दे दो, तो होगा मजा ले, महीने भर आपको कोई रोकेगा टोकेगा, है ना, शानदार रहेगा कि नहीं। एक 100 की गड्डी, 5 की गड्डी और ऐसे चिल्लर दे दो घर में, ठीक है। फिर देखना घर का माहौल बदल जाएगा, है ना राज जी, सही लग रहा है। एक थम्स अप कर दीजिए, मेरी बात सही है तो। करके देखना 2-3 महीना, मजा आ जाएगा है। क्योंकि हमारे पास अच्छा अनुभव है। जब भी ना पहली तारीख है मीठा लेके आते हो ना, तो बस अपने बढ़िया साथी को भेजना चेस्ट में, सब एक एक नया गड्डी जो है आप लेके घर में दे देना, घर का माहौल बदल जाएगा। तो जब माहौल बदल जाएगा तो सब चीज़ बदलेगा बदलेगा। और वैसे भी ये फरवरी का महीना है ना, फरेब का महीना है। ऐसे ही कम नहीं रखा है फरवरी में, दिन कम, उसके पीछे भी लॉजिक है, दिन कम है देखो फरवरी में, क्योंकि महीना ही कुछ अलग टाइप का है। चलिए, तो यहाँ पर अगर जो नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइंस होती है करेंसी चेस्ट का, तो नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइन होती है तो पेनल्टी क्या है। पेनल्टी ऑफ ₹5,000 फॉर ईच इरेगुलेटरी। क्या है मनीष जी, ₹5,000 की एक अनियमितता के पीछे पेनल्टी है। सपोज सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है तो एक अनियमितता हो गई तो ₹5,000 की पेनल्टी। अगर मान लीजिए आप कैश जो डॉक्यूमेंट है वो साधारण अलमारी में रखे हैं, सेफ कस्टडी में नहीं रखे हैं, सही तरीके से बिन्स वगैरह में नहीं रखे हैं, तो उनकी 5,000 की पेनल्टी। तो ईच इरेगुलेटरी पे 5,000 पेनल्टी, पेनल्टी ऑफ ₹5,000 फॉर ईच इरेगुलेटरी। और अगर इसी प्रकार के इरेगुलेटरीज दोबारा करते हैं तो 10,000
जो है उसका पेनल्टी हो जाएगा। तो पेनल्टी विल बी इनहांस टू ₹10,000 इन केस ऑफ रिपीटेशन। पेनल्टी विल बी लेविड इमीडिएटली, तो पेनल्टी जो है तुरंत, जुर्माना जो है तुरंत लगा दिया जाएगा। तो अगर कोई भी ऑपरेशनल गाइडलाइन का अगर बैंक पालन नहीं करती है या चेस्ट ब्रांच पालन नहीं करती है तो एक कमी पाई गई सेवा में तो 5,000 की पेनल्टी, अगर रिपीटेशन हुआ तो पेनल्टी विल बी 10,000। तो ये नॉन कंप्लायंस है। इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, एग्जामिनेशन में अभी सवाल आए थे कि नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑपरेशन में मैक्सिमम पेनल्टी कितना है ना। तो आप जो है नॉन कंप्लायंस में पेनल्टी ईच इरेगुलेटरी का 5,000, रिपीटेशन होता तो 10,000, ये क्लियर है। ईच रेगुलेटरी 5,000, रिपीटेशन ऑफ इरेगुलेटरी 10,000। ये आपका नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइन बाय करेंसी चेस्ट डिटेक्टेड बाय आरबीआई ऑफिसर है। अब ये आते हैं वायलेशन ऑफ एनी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट विद आरबीआई फॉर ओपनिंग ऑफ मेंटेनिंग करेंसी चेस्ट। अगर वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है किसी भी टर्म ऑफ एग्रीमेंट का, सपोज हम जब आरबीआई के सेवाएं विस्तारित करने के लिए करेंसी चेस्ट खोलते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है कि इस तरह की सेवाएं दी जाएंगी, ये काम किया जाएगा। तो ये उनमें अगर सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है या उनके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में कोई वायलेशन होता है तो क्या क्या पेनल्टी हो सकती है। वायलेशन क्या है, मान लीजिए हमारे पास सिक्का है और हम लोग काउंटर पे सिक्का जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इशू नहीं कर रहे हैं, और शिकायत आई या आरबीआई जो है इंस्पेक्शन के दौरान जो है उसको डिटेक्ट कर लिया, तो उसमें पेनल्टी क्या होगी। तो यहाँ पर पहला वाला पेनल्टी क्या था, वो पेनल्टी था नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइन। अभी वाला पेनल्टी क्या है, वायलेशन है, उल्लंघन है, कोई टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स का उल्लंघन है, जैसे कि नॉन इशू ऑफ कॉइन्स ओवर द काउंटर, रिफ्यूजल बाय एनी बैंक ब्रांच टू एक्सचेंज सॉइल नोट। अगर काउंटर से हम सिक्का वितरित नहीं कर रहे हैं, कॉइन वितरित नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे पास कॉइन है, अगर कोई बैंक ब्रांच जो है सॉइल नोट एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करता है, कोई कस्टमर आता है और अगर कोई बैंक ब्रांच जो है सॉइल नोट एक्सचेंज करने में रिफ्यूजल देता है तो वो वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है कि नहीं, बताओ ना, है ना राज जी। आप सोचो, हम लोग काउंटर में क्या लिखा रहते हैं, हमारे पास कटे फटे नोट बदले जाते हैं, ऐसा लिखे रहते हैं कि नहीं, हैं लिखे रहते हैं। और बताइए, हम लोग इतना बढ़िया बढ़िया बोर्ड लगा दिए, हमारे शाखा में कटे फटे नोट बदले जाते हैं, और कोई कस्टमर आता है, यार कहाँ से आ गया तू, हैं जा आरबीआई जा, आरबीआई बदलता है, और जबकि यहाँ बोर्ड में बगल में ही लिखा है तो ऐसे बहुत सारे चीजें आती हैं, क्योंकि अगर वो बोर्ड में नहीं लिखा होगा ना तो आरबीआई इंस्पेक्शन में पाया गया तो वो भी उसमें ऑब्जेक्शन होता है, उसमें अनियमितताएं पाई जाती हैं। तो इसीलिए वो नॉन इश्यू ऑफ कॉइन ओवर द काउंटर, रिफ्यूजल बाय एनी बैंक ब्रांच टू एक्सचेंज सॉइल नोट। सॉइल नोट, गंदे कटे फटे नोट को सॉइल नोट कहते हैं। रिफ्यूजल बाय एनी करेंसी चेस्ट ब्रांच टू एजुकेट म्यूटिलेटेड नोट्स। अगर कोई म्यूटिलेटेड नोट्स है, म्यूटिलेटेड नोट्स क्या है, एक दो से ज्यादा टुकड़ों में कटा हो तो उसको म्यूटिलेटेड बोलते हैं। म्यूटिलेटेड नोट में क्या होता है, कुछ हिस्सा गायब होता है तो उनके परसेंटेज के आधार पर उनको एजुकेट किया जाता है और ये करेंसी चेस्ट के द्वारा किया जाता है। और ब्रांचेस में क्या होता है, ठीक तरीके से प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, तो अगर ब्रांचेस से करेंसी चेस्ट भेजा जाता है वहाँ एजुकेट किया जाता है। वो एजुकेट के लिए अगर करेंसी चेस्ट जो है रिफ्यूज करता है तो वहाँ पर सेवा में कमी पाई जाएगी। दूसरा, अगर सरप्राइज वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है करेंसी चेस्ट का, सरप्राइज वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है करेंसी चेस्ट का, इंटरवल में होता क्या है, बाई मंथली विजिट जरूर होना चाहिए करेंसी चेस्ट का, बाई मंथली विजिट। और वो विजिट कौन करेगा, ऐसा ऑफिसर करेगा जो करेंसी चेस्ट से कनेक्टेड नहीं है, मतलब रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस का कोई स्टाफ कर सकता है। तो एटलीस्ट 2 महीने में एक सरप्राइज चेकिंग होनी चाहिए, और 6 महीने में जो कंट्रोलिंग ऑफिस है वहाँ का जो ऑफिसर है वो चेकिंग होना चाहिए। अगर इस तरह का इंस्पेक्शन अगर कंडक्ट नहीं हो रहा है, सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंसी चेस्ट का, तो भी वायलेशन ऑफ टर्म्स एग्रीमेंट कहलाएगा। और दूसरा, अगर एक करेंसी चेस्ट में अलग अलग बैंक की ब्रांचेस जो हैं लिंक्ड होती हैं, हो सकता है आपके बैंक जो है किसी दूसरे करेंसी चेस्ट का लिंक है, और अगर कोई फैसिलिटी या सर्विसेज देने से इनकार करता है, कैश लेने से, कैश देने से,
तो वो भी वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट कहलाएगा। तो ये वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट है। साथ ही साथ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ लोअर डिनोमिनेशन की नोट अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, जैसे 1 रुपये 2 रुपये का नोट लेके कोई आ गया और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, 50 रुपये से कम के नोट को लोअर डिनोमिनेशन कहते हैं। तो लोअर डिनोमिनेशन के नोट अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं तो वो जो है डेफिशिएंसी इन सर्विस कहलाएगी या वायलेशन ऑफ एनी टर्म्स एंड एग्रीमेंट कहलाएगा। साथ ही साथ अगर म्यूटिलेटेड नोट एंड काउंटरफिट नोट्स पाए गए रीइशुएबल पैकेट्स में, मान लीजिए आपने ऐसे पैकेट्स तैयार किए हैं जिनको आप कस्टमर को पेमेंट करने के लिए रेडी रखे हैं, पेमेंट वाले आपके बकेट में रखे हैं, और उसमें अगर म्यूटिलेटेड नोट पाया गया, कटे फटे नोट पाए गए या काउंटरफिट नोट पाए गए, तो वो वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कहलाएगा और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज कहलाएगा। तो अगर ऐसे केसेस हैं तो ऐसे केसेस में जो पेनल्टी होगी वो पेनल्टी होगी, देखिए ₹10,000 फॉर एनी वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड डेफिशिएंसीज ऑफ सर्विसेज। ठीक है मनीष भैया? हैं मनीष भैया तो एकदम सीरियस हो गए, सर तो कमाल का हो गया। बोले अगर आप काउंटर में कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वो वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट कहलाएगा, वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट डेफिशिएंसी इन सर्विस कहलाएगा। और उसकी पेनल्टी कितनी है? 10,000। उसकी पेनल्टी कितनी है? 10,000 फॉर एनी वायलेशन, फॉर एनी वायलेशन। अब जितनी सारी चीजें हम वायलेशन के बारे में बात किए हैं उसमें से कोई भी एक वायलेशन होता है तो 10,000। ऐसे अगर 5 से ज्यादा वायलेशन होते हैं तो मैक्सिमम पेनल्टी विल बी ₹5 लाख, है ना? साल भर का तनख्वाह देना पड़ जाएगा इतना। तो सोचिए कितना। ये सवाल अभी इसी प्रमोशन एग्जाम में पूछा गया था किसी बैंक का, मुझे याद नहीं आ रहा किसी बैंक का नाम है, लेकिन ये पूछा गया था कि अगर वायलेशन किया जाता है टर्म्स एंड एग्रीमेंट का या डेफिशिएंसी इन सर्विस पाई जाती है तो मैक्सिमम पेनल्टी कितना होगा? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसा, और 1 लाख ऐसा था। तो मैक्सिमम पेनल्टी विल बी 5 lakhs इन केस देयर ऑन मोर देन 5 इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट। अगर एक एग्रीमेंट तोड़ा जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो 10,000 पेनल्टी। अगर इसी प्रकार के 5 से ज्यादा गलतियां होती हैं, उल्लंघन होता है, तो 5 लाख पेनल्टी, 5 लाख पेनल्टी, और पेनल्टी विल बी लेविड इमीडिएटली। अब यहाँ पर जो वायलेशन के लिए जहाँ पर जो चांसेस होते हैं, इसमें और भी जो चांसेस होते हैं पेनल्टी के लिए, तो पेनल्टी के लिए आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैंने स्लाइड बताई है आपको जितनी सारी, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, 1-2 बार आप अगर सर अगर कस्टमर लोग गुस्सा हो जाते हैं तो उन्हें कॉइन दे दो, गुस्सा हो जाने पर कॉइन दे दो तो और गुस्सा, अच्छा उन्हें कॉइन दे दीजिए, नए नोट दे दीजिए मैडम, है ना? कॉइन में तो और गुस्सा हो जाएगा तो कैसे करेंगे? कॉइन में तो और गुस्सा हो जाएगा। तो मैं कहूँगा अगर कस्टमर गुस्सा हो जाता है तो उसको ठंडा पिलाइए। ठंडा का मतलब कोका कोला। हमारे मनीष भैया देखो कितना है, अगर कोई कस्टमर गुस्सा हो गया ना तो बोलेगा ए रामलाल जाओ थोड़ा ठंडा लेके आ कोका कोला, तो है तो कस्टमर और गुस्सा हो जाता, मैं गुस्सा हो रहा हूँ आप ठंडा मंगा। अरे भैया दोनों पियेंगे, मिल के पियेंगे, पहले ठंडा पी लेते हैं फिर झगड़ा कर लेंगे, पहले ठंडा पीते हो, जब तक वो ठंडा लाता है तब तक वो भी ठंडा हो जाता है। तो बोले सर आप ही पी लो तो मनीष भाई देखे अब दोनों पियेंगे, आजा ठीक है। तो कस्टमर जो गुस्सा हो जाता है वो भी एक टैक्टिस है। क्योंकि कस्टमर क्यों गुस्सा होता है आप सोचिए, कहीं आप कस्टमर हो उस जगह में आप क्यों गुस्सा होते हो? तो वो देखिए, नमस्ते सर, सॉरी आज टाइम से नहीं आ पाया क्लास, कोई बात नहीं, है ना? आप अभी वीकेंड मनाने गए होंगे, बढ़िया, कोई बात नहीं, अभी इसको आप रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आप ही का है। मोहल्ला भी आपका है, घर भी आपका है, पढ़ाने वाले भी आपके हैं, पढ़ने वाले भी आपके हैं, मटेरियल भी आपका है, तो चिंता किस बात की है? शशांक ताली बनता है आपके लिए। तो वायलेशन ऑफ एनी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट विद आरबीआई, इसमें आप 10,000 का, अगर कोई भी वायलेशन होता है तो 10,000 की पेनल्टी। अगर ऐसे वायलेशन 5 से ज्यादा होते हैं तो मैक्सिमम पेनल्टी विल बी 5 lakhs, है ना? और पेनल्टी विल बी लेविड इमीडिएटली। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं आपको। हम लोग सबसे पहले पढ़े कि आरबीआई पेनल्टी लेती है तो अगर शॉर्टेज पाया गया सॉइल नोट में, सॉइल नोट ऐसे नोट गंदे, फटे, पुराने, और ऐसा नोट जिसमें कोई भी हिस्सा गायब नहीं है उसको बोलते हैं सॉइल नोट। ठीक है, तो सॉइल नोट करेंसी चेस्ट में रहता है
और उस नोट में शॉर्टेज है, तो 50 रुपए तक के डिनोमिनेशन के नोट हैं, तो उसकी जो पेनल्टी है, अगर एक नोट गायब हुआ तो 50 रुपये पर पीस पेनल्टी है, एक्सटेंड टू द एडिशन टू द लॉस, जितना लॉस हुआ उसके अलावा 50 रुपए की पेनल्टी। अगर 100 रुपए से ज्यादा का लॉस मतलब शॉर्टेज है, तो जितने का नोट है डिनोमिनेशन है उसके बराबर की पेनल्टी। सपोज 500 का नोट है, शॉर्टेज पाया गया, तो 500 तो भरना ही पड़ेगा लॉस, साथ ही साथ 500 की पेनल्टी। अब एक आता है काउंटरफिट नोट पाया गया सॉइल नोट में, सॉइल नोट में नकली नोट पाया गया, तो जितने का नकली नोट पाया गया उतना ही आपको भरना पड़ेगा तुरंत, और उतना ही रुपए की पेनल्टी है। अब आते हैं जो नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइन। अगर कोई ऑपरेशनल गाइडलाइन जैसे कि सीसीटीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नोट सॉर्टिंग मशीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर आपके कैश सही जगह रखे हैं कि नहीं रखे हैं, ऑपरेशनल गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अगर है तो एक गलती होती है तो 5,000, वैसी गलती रिपीट होती है तो 10,000। फिर आता है एक बार वायलेशन ऑफ एनी टर्म्स एंड एग्रीमेंट। वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड एग्रीमेंट में क्या है, काउंटर पे अगर कॉइन नहीं बांट रहे हैं, अगर सॉइल नोट एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, म्यूटिलेटेड नोट का एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, और इनके लिए वायलेशन जो होता है इसमें एक गलती का, एक वायलेशन का 10,000 रुपीज, और ऐसे 5 गलतियां होती हैं तो 5 लाख, और पेनल्टी विल बी लेविड। तो ये आपका पेनल्टी याद रखने का आरबीआई का जो है 3 चीजें हैं, इसमें से 1 या 2 सवाल आ जाते हैं। अभी मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं, जैसे कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर पेनल्टी जो है अट्रैक्ट करती है आरबीआई का। वो एरिया क्या है, रॉन्ग रिपोर्टिंग। अगर कोई आप गलत रिपोर्टिंग करते हैं करेंसी से जुड़ा हुआ, या नॉन रिपोर्टिंग, जो उनका इंटरवल में रिपोर्टिंग होती है, जैसे जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, अभी एक नया पेनल्टी ऐड किया गया है, नया पेनल्टी ऐड किया गया है, एटीएम में अगर कोई भी एटीएम 10 घंटे से ज़्यादा एक महीने में अगर ड्राई रहा, कैश न होने की वजह से वो अगर कैश इन डेफिशिएंसी पाया गया, तो कितने रुपए की पेनल्टी है, टाइप करके बता दीजिए मेरे होनहार साथी, है ना, कि अगर कोई एटीएम है जिसमें कैश नहीं रहा 10 घंटे से ज़्यादा एक महीने में, तो उसमें 10,000 की पेनल्टी, ये नई पेनल्टी जो है ऐड की गई है। तो ये क्या हुआ है, देखो ये 10,000 है ना, हाँ सभी साथी 10,000 किए, तो आप बताइए मेरे साथी, वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं, कि हमने एटीएम रखा है नोट सुविधा 24/7 प्रोवाइड करने के लिए एग्रीमेंट, अब उसका वायलेशन किए तो हमको पेनल्टी कितना है, 10,000, है ना। तो उसके लिए आरबीआई ने थोड़ा सा बैंकों को मोहलत दिया कि भाई 10 घंटा एक महीने में नहीं होना चाहिए, कि आपका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश की वजह से एटीएम ड्राई नहीं होना चाहिए, अगर उसकी वजह से है तो पेनल्टी जो है आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि 10,000 की पेनल्टी दिया वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट। तो और जो एरिया है जहाँ पर पेनल्टी की बात आती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रॉन्ग रिपोर्टिंग। अगर मान लीजिए सपोज आपके आरबीआई ने 5 तारीख को आपको मांगा कि कितने एटीएम में आपके कैश ड्राई की वजह से आपका डाउन टाइम रहा, और आपने रॉन्ग रिपोर्टिंग कर दी, आपने नॉन रिपोर्टिंग कर दी, या डिलेड रिपोर्टिंग कर दी, अगर कोई ट्रांजेक्शन की जानकारी मांगे उसकी डिलेड रिपोर्टिंग कर दी, तो वो पेनल्टी अट्रैक्ट करेगा, वो जो है आपका वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कहलाएगा। साथ ही साथ आप कैश होल्डिंग लिमिट एक्सीडिंग रख रहे हैं, कैश होल्डिंग, सभी ब्रांचेस का आपका कैश रिटेंशन लिमिट है, कैश होल्डिंग लिमिट है। तो कैश होल्डिंग लिमिट क्या होता है, ज़्यादातर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का 0.20% या अधिक से अधिक 0.25%, और अगर कोई करेंसी चेस्ट के आसपास की ब्रांच है तो उसका तो बहुत ही कम रखते हैं, कितना रखते हैं, है ना रमेश जी, अगर मान लीजिए आपकी ब्रांच से बगल बगल करेंसी चेस्ट है, जैसे रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की एक शाखा है, उसके बगल में ही करेंसी चेस्ट है और फिर रिजर्व बैंक है, तो उस ब्रांच का लिमिट तो 1 लाख होना चाहिए, मतलब भले ही 100 करोड़ की ब्रांच हो लेकिन उसकी लिमिट 1 लाख होनी चाहिए। कारण क्या है, शाम कैश बंद हुआ, पैसा लेके करेंसी चेस्ट में दे दो, है ना। तो ये कैश होल्डिंग लिमिट वो भी एक विसंगति है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप ऐसा नोट रखे हैं, आप लोग सब शाखा में काम करते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, अगर आप आज आपका कैशियर जो है 50 लाख रुपए आप स्वीकार किया है, 50 लाख रुपए डिपॉजिट लिया है, और अगर वो 24 घंटे के अंदर अनप्रोसेस्ड है, अनप्रोसेस्ड का मतलब, यहाँ प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि सॉर्टिंग होना चाहिए, सॉइल नोट अलग होना चाहिए, म्यूटिलेटेड नोट अलग होना चाहिए,
इशूएबल नोट अलग होना चाहिए, नॉन इशूएबल नोट अलग होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो अगर अनप्रोसेस है 24 आवर से ज़्यादा तो वो विसंगति हो गई। साथ ही साथ आपका जो कैश जो करेंसी चेस्ट का हो ब्रांच का, अगर वो डुअल सिस्टम में अगर लॉक्ड नहीं है, डुअल सिस्टम में चाबी का जो अनुपालन करते हैं ना, एक ऑफिसर के पास रहेगा और एक मनीष जी के पास रहेगा, पता चला जो दोनों चाबी जो है हमारे मनीष भैया के पास रखा है, वाह सर हम ही चलाते हैं सर बैंक को, हमारे पास ही नहीं रहेगा तो किसके पास रहेगा, तो वो गलत हो गया है ना, ऑपरेशनल गाइडलाइन की कमी है। और ये सभी लोग मुस्कुराए, हाँ सर ये ऐसे ही होता है सर, ऐसा ना, बट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो गलत होता है। और ये जो है डुअल सिस्टम का पालन करना चाहिए। और करेंसी चेस्ट में तो ट्रिपल लॉक सिस्टम होता है। क्या होता है? ट्रिपल लॉक सिस्टम होता है क्योंकि करेंसी चेस्ट, फिर करेंसी चेस्ट का लिंक ब्रांच, और फिर जो कैशियर और वहाँ पर जो इंचार्ज है उनके हिसाब से रहता है। फिर साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन, आपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ही लिया हमने। और एक होता है, अगर मान लीजिए आरबीआई ने जांच के लिए कोई सा आपको रिकॉर्ड मांगा है और आप रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो भी विसंगति है। सपोज आरबीआई के इंस्पेक्शन हुए और आपने उन्होंने कोई रिकॉर्ड मांगा और रिकॉर्ड आप नहीं दे पा रहे हैं या उस दस्तावेज को दे नहीं पा रहे हैं तो भी जो है आपकी कमी पाई जाएगी। प्लस जो सरप्राइज इंस्पेक्शन होते हैं बाई मंथली होता है कि आरओ का कोई ऑफिसर या कोई दूसरे ब्रांच का जो करेंसी चेस्ट से जुड़ा नहीं है वो इंस्पेक्शन करेगा। 6 महीने में कोई कंट्रोलिंग ऑफिसर, चाहे हेड ऑफिस का हो, जोनल ऑफिस का हो, रीजनल ऑफिस से ऊपर उसके पर्यवेक्षाधीन के ऊपर अगर करता है, इंस्पेक्शन होना चाहिए और उसके इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वो गाइडलाइन के सारे अनुपालन होना चाहिए। अगर कोई विसंगति है तो विसंगति का अनुपालन जो है 15 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। साथ ही साथ एक चीज और जो कमी पाई जाती है आपका वो करेंसी चेस्ट में, कि अगर रीयूसेबल नोट है, आप अगर रीयूसेबल नोट है, मान लीजिए एक अच्छा फ्रेज कस्टमर को दे रहे हैं और वो रीयूसेबल नोट में पूरे बंडल में 5% से ज़्यादा अगर सॉइल नोट पाए जाते हैं तो भी वो आपके जो है नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्विसेज कहलाएंगे। मान लीजिए सपोज आप रीयूसेबल नोट हैं जिसको आप पब्लिक को देने के लिए रखे हुए हैं ट्रे में, और उसमें अगर 5% से ज़्यादा, मान लीजिए 10 लाख रुपए रखे हैं और 5% से ज़्यादा जो है आपका वहाँ पर सॉइल नोट पाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? वो भी अनियमितताएं कहलाएंगी। साथ ही साथ जो आपके काउंटरफिट करेंसी नोट है, जो नकली नोट है, काउंटरफिट करेंसी नोट में अगर उनके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कैसे उसमें जब्ती करना होता है, एक सिंगल डिपॉजिट में 5 या 5 से ज़्यादा नोट पाए गए तो एफआईआर करना होता है, 5 से कम नोट पाए गए उसकी रिपोर्ट कंसोलिडेटेड जो है पुलिस अथॉरिटी को देना पड़ता है नोडल ऑफिसर द्वारा, और फिर वो नोट जो है पुलिस को देना होता है, उसकी जब्ती बनानी होती है, उसकी नोटिंग करनी होती है। तो ये गाइडलाइन का अगर पालन नहीं करते हैं तो भी विसंगति कहलाएगा। फिर जो आपका नोट सॉर्टिंग मशीन है जो करेंसी चेस्ट में होती है, कई ब्रांचेस में जहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा होता है वहाँ ब्रांचेस में भी होना है, कैश हैवी केस आता है तो वहाँ पर भी नोट सॉर्टिंग मशीन जो है होनी चाहिए। ये सारी जो है कमियां पाई जाती हैं। एक सवाल आरबीआई से जुड़ा हुआ आपसे पूछता है, मैं इसमें स्लाइड में नहीं बना पाया, आप लोग नोट कर लीजिए कि जो रिपोर्टिंग की जाती है ये सभी चीज़ों के लिए वो कौन से पोर्टल पे की जाती है। कोई साथी जो है यहाँ पर होनहार साथी टाइप करके बता दीजिए कि रिपोर्टिंग ऑफ करेंसी चेस्ट ट्रांजेक्शन विल बी डन इन विच पोर्टल। रिपोर्टिंग ऑफ करेंसी चेस्ट ट्रांजेक्शन विल बी विच पोर्टल, कौन सा पोर्टल में करते हैं? तो उसको जो है क्या नाम दिया गया है, ये है, तो उसको बोलते हैं ई कुबेर। क्या बोलते हैं? ई कुबेर, ई कुबेर बोलते हैं उसको। तो ई कुबेर पोर्टल में जो है उसकी रिपोर्टिंग की जाती है और वो भी डेली बेसिस पे की जाती है, और उसका टाइमिंग भी 7 बजे है इवनिंग में, है ना, 7 बजे इवनिंग में उसमें रिपोर्टिंग की जाती है। उस पोर्टल का नाम ई कुबेर, बहुत बार ये सवाल आया है। तो ये आज जो है, यस हमारे किरण कुमार जी लिखा है ई कुबेर। तो आज के सेशंस में हम लोग आरबीआई के पेनल्टी के बारे में बात किए हैं और आशा करता हूं कि आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल तरीके से, कि सॉइल नोट में अगर शॉर्टेज पाया जाता है तो 50 रुपये से कम है तो 50 रुपये पेनल्टी, 100 से ज़्यादा है तो
जितना लॉस है भरे जाएंगे और जो नोट कम है उतने के बराबर पेनल्टी। सर्विसेज में कमी पाई गई, नॉन कंप्लायंस हुआ तो 5,000 पर डेफिशिएंसी, अगर रिपीट हुआ तो 10,000, अगर वायलेशन हुआ तो 10,000 पर विसंगति, और पर इरेगुलेटरी एंड मोर देन 5 इरेगुलेटरी है तो मैक्सिमम 5 लाख। और बहुत सारी जो हम लोग विसंगतियां देखे, कॉइन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी विसंगतियां हैं। तो ये करेंसी से जुड़ा हुआ। अभी अगले सेशंस में जब हम लोग कल या अगली बार जब बात करेंगे, इंसेंटिव की बात करेंगे। आरबीआई कितना इंसेंटिव देती है, किस किस चीज़ में इंसेंटिव देती है, उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे भी जुड़ा हुआ सवाल आता है और उसमें बदलाव हुआ है, उसमें चेंज हुआ है, इसलिए उसको देखना जरूरी है। चलिए, मनीष जी ने लिख दिया 7 बजे तक करते हैं सर, या 7 बजे ही करते हैं। यस, बहुत बढ़िया। ये जानने के लिए है, वैसे तो आरबीआई से आप तालमेल बना लेते होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग जो है इतने बजे करना होता है। आज आप अगर वो सपना देख रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखा, तो आपको आज वो करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। ठीक है ना? आज हम सपना क्या देख रहे हैं? एक नए मुकाम को देख रहे हैं, नए पद को देख रहे हैं, नई जिम्मेदारी को देख रहे हैं, नए कार्य अनुभव को देख रहे हैं, नई ऊंचाई को देख रहे हैं, नई मंजिल को देख रहे हैं। तो सपना देख रहे हैं जो हमने कल तक नहीं देखे थे, तो कल तक जो नहीं किए वो आज करना पड़ेगा, है ना? आज क्या करना पड़ेगा? बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। और जब बैंकिंग में हम लोग चले गए हैं तो बैंकिंग के तमाम गतिविधियों को ध्यान रखना पड़ेगा और सब चीज़ों को जानकारी रखना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? देर रात आधा आधा घंटा हमारे साथ आना पड़ेगा, सब सीख जाएंगे, है ना? क्योंकि हम लोग 365 दिन 24/7 पढ़ते हैं, है ना सुमित भैया? हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ सर, ये बात तो मैं देखा हूँ बोल रहा है ना? तो चलिए, ये मैं सेशन यही समाप्त करता हूँ। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपसे वार्तालाप कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे विदा लेते हैं। 2 दिन छुट्टी है, उसका भरपूर उपयोग करेंगे। कैसे उपयोग करेंगे मैं स्ट्रेटजी के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप लोग अपने हिसाब से पढ़ते रहिएगा, बीच बीच में मैं आके आप लोगों से वार्तालाप के माध्यम से कुछ कुछ बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो ये हुई ना बात, शानदार बात है। भरत प्रताप जी एकदम बढ़िया, मुस्कुराते हुए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। तो कौन साथी? अच्छा, हमारे शशांक जी भी आ गए हैं। सुमित चौहान जी, हाँ सुमित जी बताइए। सर मैं कुछ पूछना चाह रहा था सर। हाँ रमेश जी पूछिए। सर जैसे बैंक का सर्कुलर सर कब से कब तक का पढ़ना पड़ता है सर? मास्टर सर्कुलर तो जैसे सभी पढ़ना है, उसके बाद अलावा उसके अलावा सर? 1 अप्रैल 2021 से पढ़ लीजिए। और बाकी मास्टर सर्कुलर वगैरह सारा? हाँ, तो क्या होता है, जो मास्टर सर्कुलर 1 साल से पुराना पढ़ेंगे और तो उसमें अगर बदलाव हो गया है तो नए में पढ़ना पड़ेगा। जी। एक होता है मास्टर सर्कुलर जो बेसिक चीजें डालती है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता रहता है, तो मॉडिफिकेशन होता रहता है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा 1 अप्रैल 2021 से। और रमेश जी, आप सीआरजीबी से है ना? जी जी सर। तो पढ़ने की क्या जरूरत है, हमने तो पढ़ा ही दिया सब है। अ, हाँ, अरे ये बहुत बड़े नेता है सर, इनका वैसा भी हो जाएगा। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, है ना? हमारा नेता कैसा हो, रमेश भैया जैसा हो, रमेश भैया अरे नहीं जिंदाबाद सर। जिंदाबाद जिंदाबाद है। रमेश भैया आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। रमेश भैया हमारे शाखा प्रबंधक जी संघर्ष भी है नहीं सर करो इसी ग्रुप रमेश में। भैया, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरे शाखा प्रबंधक जी भी इसी में है सर, गौरव नंदी जी। अच्छा, तो अच्छी बात है, ये तो सौभाग्य की बात है ना? तो आज क्या रात का पार्टी उन्हीं के नाम फोड़ देते हैं, अब क्या? पूरा ब्रांच ही प्रमोशन पाएगा उनका। जब हाँ ब्रांच सही मैनेजर बात। जब ब्रांच मैनेजर इतना बढ़िया हो तो फिर चिंता किस बात की है? ऑर्डर किया जाए फिर आज शानदार। सही सर बात है सर। सर एक्सक्यूज मी सर। सर वेद प्रकाश जी। जी सर, नमस्ते सर। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जैसे एटीएम के बारे में आपने फाइन बताए, है ना? तो आजकल जनरली कई सारे एटीएम में 2-3 एटीएम लगा करके रखे रहते हैं। अब उसमें क्या, एक कई एटीएम तो काम ही नहीं करते सर, तो उसमें क्या पेनल्टी इम्पोज होती है? हाँ, पर एटीएम पेनल्टी होगा, क्योंकि हर एटीएम का एक अलग एटीएम आईडी होता है और हर एटीएम का डाउन टाइम होता है, और वो सिस्टम उसको ट्रैप करता रहता है, डाउन टाइम को ट्रैप करता रहता है। तो जो है, जैसे मैं वहाँ पर भेजता हूँ 5 तारीख तक रिपोर्ट भेजता हूँ, तो मेरे को इन जो अपने कंप्यूटर सेंटर या जो भी हमारे जोनल कंप्यूटर सेंटर से हमको रिपोर्ट आती है सेंट्रल टीम से, तो उसमें पूरा डिटेल लिखा होता है ये जो एटीएम है कितने समय तक डाउन टाइम था।
तो डाउन टाइम होने के बाद हमको फिर से रीजंस को पूछना पड़ता है कि भाई ये डाउन टाइम आया तो किस वजह से आया। तो उसमें लिखा रहता है कैश ड्राई भी कितनी देर हुआ लिखा रहेगा। अब मान लीजिए सपोज आप छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हैं या नारायणपुर दंतेवाड़ा में हैं और वहाँ कैश ड्राई की वजह से भी वहाँ पर डाउन टाइम रहा, फिर भी हम जस्टिफिकेशन देंगे कि सर वहाँ कैश नहीं पहुँच पाया क्योंकि आवागमन के साधन नहीं थे, हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाया या जो भी है। अगर आप जस्टिफिकेशन दे पाएंगे तो आपकी पेनल्टी वेव कर दी जाएगी, अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है तो पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी। ठीक है वेद प्रकाश जी। ओके तो अभी सर। कैसे डिफिकल्ट एरिया में है, सपोज डिफिकल्ट एरिया में है सर, तो हम लोग उसमें जस्टिफिकेशन देंगे सर्टिफिकेट के साथ कि सर ऐसी ऐसी वजह से वहाँ पर कैश हमारे पास था, हमारे ब्रांच में था, लेकिन हम लोग एटीएम तक नहीं पहुँचा पाए। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी जो है कंफर्मेशन ले लेते हैं कि सर हाँ वाकई में वहाँ दिक्कत थी पहुँचने में। जी ओके सर, थैंक यू क्लियर है। सर। जी बाकी सर। ये तो सीखने के लिए अच्छा है, बट एग्जाम में आए तो ना पेनल्टी लगेगा। कितना लगेगा? 10,000 में ठीक लगा दीजिए। बाद में हम लोग जब आप मैनेजर बन जाओगे तब हम आरबीआई में रिक्वेस्ट कर लेंगे, माफ़ी कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में कोई माफ़ी नहीं। एग्जाम में 10,000 की पेनल्टी टिक मार के जाना यस सर। है ना। यस हाँ जी, हमारे भीषम राजवाड़े जी हमारा है ना, जी हमारे नेताजी हैं इधर, बढ़िया एकदम शांत नेताजी रमेश सर है सर। नेताजी हो गए हैं। कुणाल पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुणाल पांडे जी नमस्कार, कैसे हैं आप? शानदार सर, जबरदस्त। ये हुई ना बात, देखिए हैं आज ये सर ने सबको निरुत्तर कर दिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज आपका इंटरव्यू था, कैसा रहा इंटरव्यू, कैसा गया? आपका फोन आया था, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया था, ऑफिस में था। तो जरा हमारे साथियों को बताएं क्या क्या सवाल पूछे गए, किस तरह का इंटरव्यू का अनुभव रहा। सर हम इन करके जब पहुंचे हैं तो सबसे पहले चेयरमैन सर बैठाए हमको, तो हम थैंक यू बोल के बैठे। तो उन्होंने मेरे को देखा, उसके बाद पूछा कि कुणाल आप कैसे हैं आप? तो मैंने कहा कि जबरदस्त हूँ सर, शानदार, बेहतरीन। उसके बाद सब लोग हंसने लगे, बहुत देर तक हंसे, बोले कि बहुत ही लाजवाब उत्तर दिए हो। उसके बाद तो मेरी सर पूरी इंटरव्यू वेब हो गई। अच्छा। उसके बाद केवल बातचीत चली है, नॉर्मल सिंपल, अपने बारे में बताओ। उसके बाद पूछा गया कि हम तुमको, दूसरा क्वेश्चन था कि हम तुमको प्रमोट क्यों करें, अच्छा। इधर लास्ट के 6 महीने में नए ब्रांच में क्या किए हो। उसके बाद मेरा अपना डिपॉजिट पूछा गया, ज्वाइनिंग की डेट का, और अभी वर्तमान में कितना है, कासा, एडवांसेस, एनपीए और बेसिक डिपॉजिट। उसके बाद नबार्ड वाले ऑफिसर ने पूछा कि नबार्ड के बारे में जानते हो आप? हम बताए हाँ। तो उनके चेयरमैन कौन है? तो चिंटोला साहब हैं वर्तमान में, बताए हम। उसका पूछा कि केसीसी में कितना इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट सब्वेंशन कितना कितना है। सब क्वेश्चन वही था जो आप बता रखे थे पहले से। अच्छा। तो, अच्छा। लेकिन वो जो पहले वाला जो आंसर था ना, बेहतरीन, शाबाश, जबरदस्त, अच्छा। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था। उनको लगा होगा ये कौन सा कहाँ से मतलब ये इतने दिनों में इंटरव्यू लिए होंगे और जी पूछ जी, रहे होंगे सबसे कैसे हैं, तो ये पहला बंदा मिला होगा कि शानदार हूँ सर, जबरदस्त हूँ, बेहतरीन हूँ। तो वैसे 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 मंडी ऐसे ऐसे करके बोले, सर शानदार हूँ, जबरदस्त हूँ, बेहतरीन हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये अच्छा है। दरअसल ये जो फंडा है ना, जब हमारे आदत में आ जाती है तो एक हमारा बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। आप जैसे कोई पूछता है कि वेद प्रकाश जी कैसे हैं, तो आप बोले ठीक हूँ सर, तो मुझे दुखी टाइप का लगेगा, ठीक है जो कट रही है। उन्होंने वही सोचा होगा कि इतना स्ट्रेस में आदमी आ रहा है, इतने दिन से इंटरव्यू ले रहा हूँ, सबसे पूछता हूँ तो कह रहा है ठीक है, अच्छे है सर, ठीक है। ये कैसे आगे कह रहा है, लाजवाब हूँ, शानदार हूँ, जबरदस्त हूँ। हाँ, एक ये पॉजिटिव सिग्नल भी है कि जब आप बोलते हैं जबरदस्त हैं तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि आप कैसे जबरदस्त हैं, तो आप बता सकते हैं कि सर मैंने अटल पेंशन योजना में बहुत अच्छा काम किया, मैंने एनपीए रिडक्शन में बहुत अच्छा काम किया, मैंने जो बिजनेस के टारगेट है उनको अचीव किया, मेरे बहुत सारे जो आपके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, बीमा वगैरह, उनको अचीव किया, और सर मैं ब्रांच को इसी इस पर चर्चा फिगर हो से रही इस फिगर तक पहुंचा पाया है, इसलिए मैं बहुत ही शानदार हूं और अपने आप को बहुत आत्मविश्वास समझता हूं। मुझे इसीलिए इस पद के लिए चुना जाए क्योंकि मेरे पास पिछला एक कार्य अनुभव है, ज्ञान कौशल है, और साथ ही साथ मेरे में ग्राहक समग्र व्यवहार कुशलता है, मैं ग्राहकों का कुशल प्रबंधन कर पाता हूँ, साथ ही साथ स्टाफ के साथ, टीम वर्क के साथ कोलैबोरेशन कर पाता हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मैं नई जिम्मेदारी को वहन करने के लिए मेरे अंदर कर्तव्य निष्ठा है,
कठोर परिश्रम है, और मैं जो पिछले सालों में मैं अनुभव पाया हूँ उससे बहुत कुछ सीख पाया हूँ, इसलिए ये पद मुझे दिया जाए और मैं अपने आप को बहुत योग्य समझता हूँ। ये सही उत्तर होता है। अगर ऐसा बोल पाते तो बहुत बेहतरीन होगा, इंटरव्यूअर प्रभावित होंगे। और मुझे पक्का यकीन, हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही मतलब। हाँ आप उन्होंने जरूर बता पाए होंगे। सेंट्रल बैंक के ईडी साहब ने पूछा कि आप तो अकाउंट्स ऑनर्स हो, तो बोले हाँ सर, तो आपको अकाउंट्स की जानकारी होगी। क्योंकि सर ऑनर्स की थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन सर हम आपके प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, फिर उसके बाद पूछा कि व्हाट इज करंट रेशियो। जब करंट रेशियो बता दिया तो पूछा कि कितना होना चाहिए, तो हम बोले कि 1.25 से एबव। तो बोले कि अगर मान लो इससे नीचे है तो बताया कि तो इसका मतलब आपकी बैंक की प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी जो इफेक्टेड है, अच्छा नहीं है पोजीशन। बहुत खुश थे सर। नबार्ड वाले ने पूछा कि एक क्वेश्चन नबार्ड से और एक्स्ट्रा पूछा कि एमएसएमई क्या है, कौन इसको रेगुलेट कर रही है। बोले कि सर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई अलग से डिपार्टमेंट ही बना रखा है भारत सरकार ने, और इसकी पूरी देखरेख तो सर आप ही कर रहे हो। मतलब चयन होना न होना दूसरी बात है, लेकिन जो मतलब अनुभव रहा आज का, वो बिट बाय बिट समूचा आप ही क्या बताएं, मतलब पूरा वैसा ही आया है। तो आज बहुत आप कॉन्फिडेंट भी नजर आए, आपका कॉल आया तो मैंने देखा। तो यही होता है कि जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो आपके अंदर एक अंदर ही अंदर अपने आप एक अलग सी ऊर्जा आती है, और वो ऊर्जा जो है आपको किसी चीज का सामना करने में मदद करती है। तो वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहा, मैं समझता हूँ पांडे जी। जी, वो आज तो सर ऐसा भी हुआ है कि हमारे पास 2-3 बच्चों को छोड़ के चौथे बच्चे को गेट आउट होना पड़ा है। अच्छा, मतलब पता नहीं उसने क्या ऐसा कह दिया या क्या हुआ अंदर, लेकिन उसे कहा गया गेट आउट, बाहर तक आवाज आई। होता है। क्या है चीजें, जैसे आप सीख जाते हैं ना तो सामना कर पाते हैं, और नहीं सीख पाते हैं तो तकलीफें होती हैं, है ना। तो सीखना इसलिए जरूरी है, और जीवन में जब आप सीखते हैं तो बहुत आसान लगता है। जैसे जैसे एक साधारण सा चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो गाड़ी चलाना आपके लिए आनंददायक हो गया। तो हर चीज जो है अगर आप सीख लेते हैं तो आपको चीजें अच्छी लगती हैं, आपके पास कठिनाइयां बहुत कम होती हैं। तो बहुत बढ़िया, हमारे तमाम साथियों की ओर से हम पांडे जी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। परिणाम क्या होगा ये अलग बात है, परिणाम क्या होगा ये अपने हाथ में भी नहीं है, लेकिन आपने जो सामना किया, आपने जो पिछले दिनों मेहनत किया और चीज़ों के साथ सफ़र में तैयारी करते हुए इस मुकाम को सामना करते हुए आपने इंटरव्यू को प्रभावित किया, उसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। परिणाम तो भगवान श्री कृष्ण ने जो लिखा होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझाता हूँ कि दोस्ती करना है ना तो भगवान से भी दोस्ती कर लीजिए, एंजल बना लीजिए उनको। खाना खाते समय याद कर लिए भगवान पानी पी रहे हैं, आ जाओ हम भी पानी पियेंगे, है ना। नाश्ता कर रहे हैं, आ जाइए नाश्ता करिए, उनसे दोस्ती करिए। होता क्या है, दोस्ती का मतलब क्या होता है, वो जहाँ जाते हैं वो आपके साथ आते हैं। भगवान मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, चल मेरा साथ दीजिए, है ना, मेरे सवाल नहीं आएंगे तो थोड़ा बता दीजिए, तो आप उनके साथ रहते हैं। कुणाल जी कुछ कहने वाले हैं। सर एक मंदिर के बाहर लिखा था, आपके लाइन के बाद बोलना चाह रहा हूँ। एक मंदिर के बाहर लिखा था कि हमेशा तो मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी चले आए। हाँ, तो ये बहुत बात एकदम सत्य है। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, जब भगवान मिल ही गए तो मांगने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है ना। तो हम आप सभी को, राज जी या सभी साथियों को भी कहते हैं कि आप उनसे दोस्ती करिए, एक रिश्ता कायम करिए, एक ब्रिज बनाइए। देखिए आज आप लोग मेरे साथ एक रिश्ता बनाए हैं ना, एक ब्रिज बनाए हैं, तो चीजें मिल रही हैं ना। ब्रिज बनाने से आदान प्रदान होता है ना, आदान प्रदान होता है। ठीक उसी तरह भगवान से अगर ब्रिज बना लिए, उनसे ब्रिज बनाएंगे कैसे। अगर मान लीजिए कई साथी हैं जो दोस्त बना लेते हैं उनको, तो कोई पिता बना लेता है, कोई बाबा बना लेता है, तो अलग अलग तरह के रिश्ते बनाइए, और आपको यकीन करना पड़ेगा वो आपके साथ ही रहेंगे। जहां भी कठिन परिस्थिति वहां उठा के आपको अलग जगह रख देंगे। मैंने महसूस किया बहुत जगह, आपको लगेगा कि एक अलग सी ऊर्जा आपके साथ है। सच्चे मन से, हमको पवित्र मन से प्रार्थना। एकदम इंटरेस्ट से पहले लास्ट टाइम जब याद किए तो हमने कहा कि साथ भगवान आप मेरे साथ इंटरव्यू हॉल तक अंदर चल रहे हैं,
मुझे पूरा भरोसा है आप मेरा पूरा साथ देंगे। और हम सोच के भी नहीं गए थे कि मेरे मुंह से पहला लाइन ये निकलेगा कि जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन, ये मैंने सोचा ही नहीं था। उन्होंने पूछा, मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया और उसके बाद तो इंटरव्यू। यही होता है, ये आपके जो कंठ में वो क्या है, उस समय जब जो बोलना रहता है वो चले जाते हैं और बोलने लगते हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया, ये तो आप शानदार चीज आपने करी है और हौसला अफजाई किया हमारे साथियों का। ये जितने होनहार साथी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगला बारी इनका है। खेल सियासत का जारी है, कदम कदम पे मक्कारी है, फटेहा लोग घूम रहा है जिसमें थोड़ी बहुत खुददारी है, किससे करे शिकायत बोलो जब चोर और पुलिस में यारी है, और कत्ल हुए सच कहने वाले, लगता है अब हमारे इन बाकी साथियों की बारी है, बाकी साथियों की बारी है। तो आप तो इंटरव्यू दे दिए पांडे जी, अब इनकी भी बारी है है ना। और हमारे साथियों का जंग जारी है और सफलता का सिलसिला भी जारी है, और सफलता के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी है, एक बहुत बड़ी तैयारी है, एक बहुत बड़ी तैयारी है। तो जिस तरह हम तैयारी कर रहे हैं, इसमें सफलता का नामो निशान नहीं है, असफलता का नामो निशान नहीं है, केवल सफलता, केवल सफलता, केवल सफलता। क्योंकि हमने खुद से ही वादा किया है, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, मजबूत इरादा, और निशाना है सफलता पे साधा। तो जब साधा है निशाना तो फिर क्या मिलेगा, है ना। तो सुमित भैया जी, आज आपको हम मौका देते हैं, आप माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए और हमारे साथियों का धन्यवाद कर दीजिए और उनका हौसला अफजाई कर दीजिए, और मेरे अंदाज में बोल दीजिए कि आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल नई ऊर्जा उत्साह के साथ नए सेशन से मुलाकात करेंगे। सुमित श्रीवास्तव जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और सर के ही बोलते और जाइए, आज का मेरी आवाज सेशन आ रही यहीं पे समाप्त करते हैं। जी जी। बोलिए। सर आप आगे सभी आगे का आप बोलिए। आप सभी नहीं, हाँ, बहुत ध्यानपूर्वक तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जो ध्यानपूर्वक सभी मेहनत कर रहे जो हैं, ध्यानपूर्वक आप मेहनत कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सफलता जो है आप जरूर निश्चित तौर से पाके ही रहेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी सफलता निश्चित रूप से पाएंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना आप सब करूंगा कि भगवान आप सभी को उसके लिए शक्ति और ऊर्जा देंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान आप सबको उसके लिए शक्ति और ऊर्जा दे। और साथ ही मैं आशा भी करता हूं कि प्रमोशन के बाद आप सभी पार्टी भी देंगे। निश्चित सर। ये मुख्य तो बात है। आप सभी साथियों को सुमित श्रीवास्तव जी की तरफ से सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है, और आपका उन्होंने साधुवाद किया है, शुभकामनाएं दिया है, उसके लिए सुमित जी का धन्यवाद। एक नए ऊर्जा ठीक है सर। उत्साह के साथ कल मैं कोशिश करता हूं कि 2 सेशन कर पाऊंगा, एक प्रमोशन के लिए, एक इंटरव्यू के लिए, एक रिटन एग्जाम के लिए, एक इंटरव्यू के लिए, तो अच्छा रहेगा। अब जो है बाकी चीजें जो है समय पर और सर, एक आप ही के अंदाज में मैं भी कहना चाहूंगा लोगों से। बोलिए। अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चला था अकेला चलूंगा। अकेला से क्या चलना बात, पड़ेगा, अंदर अकेला अंदर। से चलना पड़ेगा। जीवन में आप एक लीडर हो, आप अकेले चलोगे, और जब अकेला चलते हैं तो आपके लिए क्या चाहिए, कला कौशल्य चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, आपका शरीर चाहिए, आपके लिए ऊर्जा चाहिए। इसीलिए हमें जो है अकेला चलने के लिए तमाम चीज़ें इकट्ठा करनी होती है। जैसे कि हमारे शशांक शेखर जी ने कहा कि आप जब अकेला चलते हैं रास्ते में तो मंजिल आपको मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के सेशंस के लिए, और शुभकामनाएं देते हैं। कल नई ऊर्जा और उत्साह के साथ मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि।